प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी देवियों और सज्जनों, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी आपको जैविक खेती के बारे में विभिन्न तरीकों, जैविक खेती क्या है, इसको कैसे करें, किस तरह से करें, इनके बारे में बताता आ रहा हूँ। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैविक खेती में बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता का क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बायोडाइवर्सिटी दो तरह से मेंटेन किया जा सकता है। एक तो अंडरग्राउंड बायोडाइवर्सिटी, जो कि ज़मीन में, मिट्टी में किया जा सकता है, और दूसरे एबव ग्राउंड। मिट्टी में किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं? मिट्टी में बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने का मतलब होता है सूक्ष्म जीवाणुओं, और जो कि एग्रीकल्चरल के महत्वपूर्ण होते हैं, इम्पॉर्टेंट सूक्ष्म जीवाणु। इसके बारे में मैं अगले आपको वीडियो में बताऊंगा कभी। आज मैं आपको एबव ग्राउंड बायोडाइवर्सिटी, जो विभिन्न प्रकार की फसलों को लेकर, और एबव ग्राउंड बायोडाइवर्सिटी किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की फसलें, उनका इंटरक्रॉपिंग, उनका मिक्स क्रॉपिंग, या विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, इस तरह से लेके आप बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और बायोडाइवर्सिटी आप इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है जैविक खेती में। इसका रोल इस तरह से होता है कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्वालिटी उत्पाद ले सकते हैं, बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। जो उसमें क्वालिटी होती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को लेते हुए इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज, इन सब का भी प्रबंधन आप आराम से कर सकते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी आप मेंटेन कर रहे हैं तो वहाँ इंसेक्ट का भी प्रबंधन आप ठीक से कर सकते हैं। वीड, इवन खरपतवार जो होता है, उसका भी प्रबंधन आप ठीक से कर सकते हैं अगर बायोडाइवर्सिटी आप मेंटेन कर। रादर हम ये कहें कि अगर आप बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की फसलों को ले रहे हैं, चाहे वो मिक्स क्रॉप के साथ लें, चाहे वो इंटरक्रॉप के साथ लें, तो उसमें उत्पादकता भी अधिक होती है। उत्पादकता के साथ साथ जो प्रोड्यूस क्वालिटी होता है, जो जैविक उत्पाद होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। इसके अलावा आप उसमें इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज जो है ये कम लगते हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अगर आप बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की फसलों को उगा रहे हैं, उनका इंटरक्रॉप ले रहे हैं, तो उसमें खरपतवार भी अच्छी तरीके से प्रबंधन हो जाता है, बढ़िया से हो जाता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हुए आप एक अच्छा उत्पादन, बढ़िया उत्पादन, अधिक उत्पादन, क्वालिटी प्रोड्यूस, जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो भी अच्छा हो सकता है। अब इसमें कौन कौन से, आप जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं 20 साल से 18-20 साल से लगभग जैविक खेती पे ही अनुसंधान कर रहा हूँ, जैविक खेती पे ही रिसर्च कर रहा हूँ। हमने ये पाया है कि जिस तरह से बायोडाइवर्सिटी में अगर हम धान और सोयाबीन को इंटरक्रॉप लेते हैं और उसको फरो रेस्ड बेड सिस्टम बोलते हैं, फरो एरीगेटेड रेस्ड बेड सिस्टम बोलते हैं, फर्ब सिस्टम बोलते हैं, उसमें मेड़ और नालियां बनती हैं। मेड़ों पे हम सोयाबीन लेते हैं, नालियों में हम धान को ले लेते हैं। एक लाइन सोयाबीन, 2 लाइन धान। और लगभग इसमें आप अगर आप पास ग्रीन मैन्योर है, ग्रीन मैन्योर पहले से आपने उगाया हुआ है, हरी खाद लिया है, तो बहुत अच्छा है। अगर ग्रीन मैन्योर नहीं है तो कम से कम 5 टन गोबर की खाद और लगभग 5 टन आपकी वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद, इसको जो नालियां हैं नालियों में ही डाल दें। ऊपर मेड़ों पर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो आप सोया राइस, जो जिसको कि सोयाबीन राइस इंटरक्रॉपिंग होता है, धान और सोयाबीन का इंटरक्रॉपिंग होता है, इसको हम लोगों ने एक टर्म दिया है सोया राइस। और ये किसानों के यहाँ भी हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन लगाया, किसानों के यहाँ भी ये अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है। इसमें प्राय ये देखा गया है कि वीड भी कम होते हैं, और जो
धान है, राइस है, जो बासमती राइस का हमने इंटरक्रॉप किया था, उसकी गुणवत्ता भी उसमें अच्छी होती है। और हमारे साथ जो नेचर बायो फूड एक संस्था है जो कि धान को लेके और उसको चावल बनाती है, जैविक धान को लेके जैविक चावल, और जैविक चावल का वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। वो लोग किसानों को 50 रुपए से लेके 100 रुपए प्रति कुंटल ज़्यादा दे रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि क्यों आप दे रहे हैं, तो कहे बोले, उन लोगों ने बताया कि इसमें जो है अगर इंटरक्रॉपिंग सोयाबीन और धान का करते हैं तो इसमें धान का रिकवरी ज़्यादा होता है, धान की क्वालिटी ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी भी अच्छा, उत्पाद भी होता है, उत्पाद के साथ साथ। और हमने ये देखा है कि धान में जनरली जब सीधी बुआई करते हैं तो उसमें हल्का सा पीलापन रहता है, लेकिन इसमें कोई पीलापन नहीं रहता है और धान बहुत अच्छी फसल धान की ली जा सकती है। इसके साथ साथ हमने ये पाया है कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी मतलब विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे सब्जियां ली, उसमें एक लाइन कोई और सब्जी, एक या दो लाइन कोई और सब्जी, दो लाइन कोई और सब्जी, तो उसमें हमने ये देखा है कि इंसेक्ट कम लगते हैं, जनरली कीड़े जो हैं वो कम लगते हैं, वो एक कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस तरह से उसमें जो है किसी एक सब्जी पे, जैसे कि हमने देखा कि हमने 2 लाइन टमाटर लिया, गोभी लिया, फूल गोभी लिया, ब्रोकली लिया, गांठ गोभी लिया, पत्ता गोभी लिया, इन सब में, और बीच बीच में हमने मिर्च लिया। अगर हम टमाटर के साथ मिर्च लेते हैं तो टमाटर में जो फ्रूट बोरर एक कीड़ा लगता है, जो कि टमाटर में छेद करके सूंडी उसमें घुसी रहती है, वो फ्रूट बोरर कीड़ा कम लगता है अगर मिर्च के साथ। अब उसका ये है कि मिर्च की वजह से वो वहाँ रिपेलेंट का काम करता है, तो उसमें फ्रूट बोरर जो है वो कम लगता है। इसलिए अगर टमाटर और मिर्च, तो हमने ये देखा है कि टमाटर में भी कीड़े कम लगे और हमारे और भी सब्जियों में भी कीड़े कम लगे। इसी प्रकार से हमने जो 4 लाइन चिकपी चना की लेके और बीच बीच में 2 लाइन हमने धनिया का लिया, कोरिएंडर लिया, तो हमने ये पाया कि चने में भी जो फ्रूट बोरर लगता है, जो सूंडी लगती है चने में, वो सूंडी कम लगती है। और चूंकि जो धनिया है वो ट्रैप काम करता है, एज ए ट्रैप क्रॉप काम करते, और धनिया की भी उत्पादन अच्छा हो जाता है, चने का भी उत्पादन अच्छा हो जाता है, साथ साथ उसमें जो सूंडियां हैं वो चने में जो लगती हैं वो सूंडी भी कम लगती है। लेकिन ध्यान ये रहे कि चना पहले कटे और धनिया जो है वो बाद में कटे, नहीं तो अगर धनिया पहले कट जाएगा तो उसकी सूंडियां सारी चने में आके और चने को खा जाएंगी। तो इससे अच्छा ये होता है कि हमने ये पाया है कि चने की बुआई थोड़ा सा 10 से 15 दिन पहले कर दें और धनिया की बुआई उसके बाद करें। तो इस तरह से आप इंटरक्रॉपिंग करके, इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की फसलें लेके हमने गर्मियों के सीजन में विभिन्न प्रकार की सब्जियां हमने उगाई। और उसमें छप्पन कद्दू था, टिंडा था, लौकी था, करेला था, और इस तरह से एक दो सब्जियां और उसमें थी। तो हमने ये देखा कि जो कीड़े हैं वो ज़्यादातर केवल छप्पन कद्दू पे आ रहे हैं, बाकी गर्मी के दिनों बाकी और खीरा भी साथ साथ लगाया था। तो 2-2 लाइन सबके हमने, हर एक सब्जियां जो समर वेजिटेबल्स होते हैं, जो गर्मी की सब्जियां होती हैं, उनमें हमने 2-2 लाइन सबको लगाया हुआ था। तो हमने पाया कि एक तो हर एक तरह की सब्जियां निकल जाती हैं, और सब्जियां आपकी, हर एक सब्जियां आपकी बिकने में भी आसानी होती है, और थोड़ा थोड़ा मात्रा रहता है, वहीं से आपको उठा लेते हैं, खेत से ही लोग आ जाते हैं, खेत से ही लोग ले लेते हैं, और जैविक सभी को खाना पसंद होता है और उसको ले लेते हैं वहीं से। और उसके साथ साथ कीड़े जो है वो किसी एकाध फसल पे ही ज़्यादा, जिसको कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड हैं जो कि गौमूत्र के साथ बनाए जाते हैं, वो हमने एक दिन आपको पूरा बताया हुआ था। उनका छिड़काव करके किसी एक फसल पे अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो उस पर उनका कंसंट्रेशन जो है, उनकी मात्रा थोड़ा बढ़ा के उस पर छिड़क देने से कीड़ों का कंट्रोल हो सकता है। इसी प्रकार हमने ये पाया है, हमने ये देखा है कि गन्ने के साथ
जहां हमने गन्ने की दूरी जो है वो लगभग 75 सेंटीमीटर रखी जाती है एक एक लाइन से लाइन की दूरी में, और बीच में हमने लेंटिल मसूर 2 लाइन मसूर के ले लिया, गन्ने के साथ बीच में मसूर ले लिया। मसूर चूंकि दलहनी फसल होती है, ये पोषक तत्व भी पौधे के देते हैं, और उसके साथ साथ गन्ने को भी पोषक तत्व। और गन्ने की लाइनों में, क्योंकि गन्ना बाद थोड़ा जमने में समय लेता है, गन्ना देर में जमता है, और उसकी जो ग्रोथ होती है, बढ़वार होती है, गन्ना मतलब कि अगर हमने अक्टूबर महीने में बोया हुआ है तो उसकी बढ़वार ज़्यादा मई जून में जाके होती है। तब तक उसके साथ जो भी सह फसली आपने लिया हुआ है, वो सह फसल आपकी, चाहे वो लेंटिल हो, चाहे वो आप मटर ले सकते हैं, चाहे जो सह फसल लें, वो तब तक कट जाता है, हार्वेस्ट हो जाता है। तो जहाँ पे हमने गन्ने लिया उसी लाइनों में हमने गार्लिक लगा दिया, लहसुन लगा दिया। तो एक साथ 3 क्रॉप हमने लिया, तो हमने ये पाया कि एक तो गन्ने की बढ़वार भी बहुत अच्छा, हमने एक दिन आपको वीडियो भी दिखाया था, बहुत अच्छा गन्ना हुआ है, और पोषक तत्व भी लेंटिल से मिल जाता है। गार्लिक का क्या इफेक्ट होता है अभी हम बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो गार्लिक होता है वो अच्छी क्वालिटी के गार्लिक बहुत अच्छे रेट में जाता है, बहुत बढ़िया प्राइस उसका मिलता है, तो गार्लिक को उसको बेच लेते हैं। और जो थोड़ा सा कमज़ोर गार्लिक होता है उसको बायोपेस्टिसाइड काऊ यूरिन में डाल के और बायोपेस्टिसाइड बना लेते हैं। तो इस तरह से हम जो भी उत्पाद ले रहे हैं, उन उत्पाद का अगर कई तरीके से कई उत्पाद, जैविक उत्पाद एक साथ लेते हैं, तो हम उसको एक तो उत्पाद को कहीं न कहीं किसी रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, बायोपेस्टिसाइड में बना के उपयोग कर सकते हैं। कई तरीके के उत्पाद रहते हैं, तो हमें बेचने में भी सहायता होती है, हम आराम से उसकी बिक्री भी कर सकते हैं, और साथ-साथ हमारा जो उत्पादन है, सकल उत्पादन, कुल उत्पादन जो है, वो उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। हमने ये पाया है कि अगर पूरा उसको हम देखते हैं तो उत्पादन पूरा हमारा बढ़ जाता है, और इस तरीके से करते हुए हम एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। और हमने ये पाया हुआ है कि अगर इस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं, विभिन्न प्रकार की फसलों को एक साथ लगाते हैं, कई फसलों को एक साथ लगाते हैं, तो एक तो फसल की उत्पादकता भी ज़्यादा होती है, उसमें कभी किसी प्रकार की हमने पोषक तत्वों की कमी भी नहीं पाई है। जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो भी कम लगते हैं, रोग भी कम लगते हैं, और साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अगर आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं कई फसलों की, तो उसमें आप इंटरकल्चर ऑपरेशन, मैकेनिकल बीडिंग कर सकते हैं, और भी बीडिंग कर सकते हैं, और बीड्स भी हमने प्राय पाया है कि बीड्स भी कम पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप अगर जैविक खेती करते हैं और उसमें बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता उसको बोलते हैं, अगर ये आप मेंटेन करते हैं, कई फसलों को लेते हैं एक साथ, तो आपके चांसेस रहेंगे, सबसे पहले तो आपकी अगर कोई एक फसल खराब भी हो जाती है तो दूसरी फसल से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पूरी की पूरी फसल आपके खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। और दूसरा ये है कि आप, जैसा कि मैंने बताया, आप एक अच्छा उत्पादन, गुणवत्ता युक्त उत्पादन आप ले सकते हैं जैविक खेती के अंतर्गत। तो हमारा आपको ये सुझाव है कि आप जब भी जैविक खेती करें तो उसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को लगाएं, चाहे वो सब्जियां लगा रहे हों तो कई तरह की फसलें लगाएं, चाहे वो आप वैसी फसल लगा रहे हैं, दलहनी फसल और धान्य फसलें, उनका इंटरक्रॉपिंग करके, तो आप एक अच्छा गुणवत्ता युक्त उत्पादन और ज़्यादा उत्पादन के साथ साथ आप ज़्यादा आमदनी कमा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं और आपको सारी जानकारी आपको देता रहूँगा। हमारा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। स्टूडेंट्स अगर जो भी हैं, अगर देखते हों तो वो भी स्टूडेंट्स आपस में शेयर करें, इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, नमस्कार।